हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंदौर। और हम यहाँ पर मजेदार तरीके से बी ट्रिपल की बात कर रहे हैं और बी ट्रिपल की क्लासेस में मैं आपको डे बाय डे हर एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूं और उसको हम बहुत ही सरल और सहज भाषा में उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, कमेंट करके जरूर बताते रहे आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं। आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बहुत ही फंडामेंटल लॉज की। यस, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल साइंस को समझना है, करंट को समझना है, वोल्टेज को समझना है, तो हमें यहां पर एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही फंडामेंटल लॉ की बात करना होगी जिसको हम कहेंगे ओम्स लॉ। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम्स ने ये रूल दिया था और ये कंप्लीटली रूल जो है एक्सपेरिमेंटल था, यानी कि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे करंट के साथ, वायर के साथ, और वायर में अलग अलग पोटेंशियल अप्लाई करके अलग अलग प्रकार के वायर को यूज करके उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक लॉ, एक नियम कंक्लूड किया जो हमको आज यहाँ पे समझना होगा। तो बेसिकली जब हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो ओम्स लॉ हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशनशिप को समझाता है। हमें जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं यहाँ पर हमें तीनों चीजें बहुत ही विस्तार से समझना होती है और बहुत ही एक क्लियर, हमें चीज क्लियर होना चाहिए कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, एंड साथ ही साथ रेजिस्टेंस की भी हम बात कर लेंगे। देन मैं आगे मूव करूंगा हमारे ओम्स लॉ पर। ओके, तो बेसिकली कई बार मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन चूंकि अगेन हम यहां पर ओम्स लॉ की बात करें तो चीजें क्लियर होना चाहिए। तो नंबर 1 इज द वोल्टेज। सो बेसिकली वोल्टेज की जब हम बात करते हैं तो वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो टर्मिनल है, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को ही हम वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि दो पॉइंट का अलग अलग पोटेंशियल है। दो पॉइंट हमेशा वोल्टेज जो है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल और किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल लेंगे, उनके बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी दी वोल्टेज। सो इट इज दी नथिंग बट दी potential difference between two terminals, between two points. Okay, potential क्या होता है? Potential is nothing but the work done to carry a particular charge in a field. तो हमने आप स्कूल्स में पढ़ा है, बहुत डिटेल में इसको समझा है। तो अगर कोई चार्ज है, उसकी कोई फील्ड है, उस फील्ड के अंदर हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, अगर वो सेम क्वालिटी का हुआ तो वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और डिफरेंट क्वालिटी का हो, आई मीन सेम क्वालिटी का हो तो एक तरह से रिपल्शन फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, और डिफरेंट क्वालिटीज के चार्ज है तो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। एंड अगर फोर्स वहां पे लग रहा है तो कहीं कहीं वर्क डन करना होता है, एंड दैट इज अगेन द पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम वोल्टेज कहते हैं। करंट की बात करते हैं तो करंट इज नथिंग बट दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, पर्टिकुलर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन विद इन ए टाइम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, इसको बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपने पाइप देखा होगा, पानी का पाइप, पानी के पाइप में पानी बहता है, फ्लो होता है, तो आप इसको यहां से कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक पाइप है आपके पास और उस पाइप में पानी फ्लो हो रहा है। आप कंपैरिजन करें कि एक आपके पास वायर है, जो पाइप है वो एक तरह का वायर हो गया, और पाइप के अंदर फ्लो होने वाला जो वाटर है वो हो जाएगा चार्ज। वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है और पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है। ओके, तो पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। प्रेशर की वजह से जो पाइप है उसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है। इन द सेम वे कंडक्टर के अंदर जब चार्ज फ्लो होगा तो दैट विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक तरह से पुश का काम करता है, वोल्टेज जो है पुश का काम करता है। दो वायर के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो एक पॉज की तरह काम करेगा, पुश की तरह काम करेगा और चार्ज को वो फ्लो करवाएगा। ओके, तो पाइप के अंदर प्रेशर की वजह से पानी फ्लो हो रहा है और वायर के अंदर
वोल्टेज की वजह से चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। थर्ड टर्म हमको समझना होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर कोई जो मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी कम रही तो उसे हम गुड कंडक्टर कहेंगे, ये प्रॉपर्टी ज्यादा रही तो हम उसे बैड कंडक्टर कहेंगे। जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर की हम बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, सिल्वर, गोल्ड, इनकी जो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी कि दीज आर दी गुड कंडक्टर्स। ओके, इनकी रेजिस्टिविटी कम होने की वजह से इनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि वुड, लकड़ी की बात करते हैं, हम बात कर सकते हैं प्लास्टिक की। तो दीज आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, तो दीज आर दी इंसुलेटर्स। तो अगर अब हम वापस आ जाते हैं पाइप पर। पाइप है, पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा था प्रेशर की वजह से, यानी कि वायर की अगर बात करें तो वायर में करंट फ्लो हो रहा था वोल्टेज की वजह से। पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा था और वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा था। यहां तक हमने समझ लिया था। अब रेजिस्टेंस को अगर आप कंपेयर करेंगे पाइप से, तो दैट इज द नैरोनेस ऑफ पाइप। पाइप की जितनी ज्यादा नैरोनेस रहेगी, जितना ज्यादा नैरो रहेगा, उसमें पानी कम फ्लो हो पाएगा। एक पतला पाइप लेंगे या फिर एक मोटा पाइप लेंगे तो उसमें पानी फ्लो होने की रेट अलग अलग होगी। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respective time, and the resistance is the property of material which opposes the flow of electron. Okay, तो इनके बीच में रिलेशनशिप हम ओम्स लॉ की मदद से बता सकते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली एक्सपेरिमेंटल लॉ है, और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी वायर में से सपोज दिस इज दी वायर, ठीक है, और इस वायर में अगर मैं इस वायर को एक पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूं, मैं इस वायर को मैं क्या कर रहा हूं, एक पोटेंशियल एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। से सपोज दिस इज द बैटरी, एंड ये मेरे पास एक बैटरी है, और इस बैटरी का एक टर्मिनल है दिस वन, एंड दिस इज द अनदर टर्मिनल। ओके, तो इनको हमने कनेक्ट कर दिया। से सपोज दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर हमने जैसे ही इस वायर को इस बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव और माइनस से कनेक्ट किया, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एक यहां पर करंट फ्लो होगा। ओके, से सपोज हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, जो वोल्टेज अप्लाई किया है, उसकी वैल्यू क्या है, V वोल्ट। वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट में, और करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। अगेन वोल्ट एंड एम्पियर आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, वोल्टेज को किस में मेजर करेंगे, वोल्ट में, करंट को किस में मेजर करेंगे, एम्पियर में, एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू दिस वोल्टेज सप्लाई, इस वायर में करंट फ्लो होगा। नाउ ओम्स लॉ क्या बताता है, ये करंट कितना फ्लो होगा, ये रूल बताता है ओम्स लॉ। क्या कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड, यानी कि इस कंडक्टर में जो बहने वाला करंट है, वो यहां पर जो हमने वोल्टेज सप्लाई दिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको एक्सटर्नल पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान के चलना है। एक्सटर्नल पैरामीटर्स यानी कि अगर मैं सपोज इस कमरे में एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, एक वायर लेता हूं, उसमें मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, तो इस कमरे का प्रेशर को मैं इग्नोर करूंगा, इस कमरे के प्रेशर को हम इग्नोर करेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। इस कमरे के टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। जितने भी एक्सटर्नल पैरामीटर्स हैं उनको कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो वायर है इसका भी कुछ अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और इस ओम्स लॉ की मदद से ही हम उस रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूं, क्या कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। सिंपल वे में कहें, I is directly proportional to the
V, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और वेल मैनर में डिफाइन करना चाहूं तो V और I का अगर रेशियो निकालूंगा तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर? ओके, एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट दी रेजिस्टेंस R। ये जो कांस्टेंट है ये क्या कहलाता है? यही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन मिला है V डिवाइडेड बाय I इक्वल टू दी I, यानी कि वोल्टेज और करंट को, सॉरी, V डिवाइडेड बाय I इक्वल टू दी R। वोल्टेज और करंट को अगर आप डिवाइड करेंगे, वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन अनदर टर्म्स in this way, V इक्वल टू दी IR। ओके, द वोल्टेज इज सिंपली इक्वल टू दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। और दूसरी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं इसको? मैं इसको अगर वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो मुझे करंट मिल जाएगा। तो एक ही इक्वेशन को आप मैथमेटिकल वे में अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, करंट मिलेगा। वोल्टेज को कैलकुलेट किया जा सकता है करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, एंड वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सो सिंपल सा नियम है, बहुत एक लाइन का नियम है कि किसी भी वायर में फ्लो होने वाला करंट उस पर लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये याद रखिएगा कि इसमें जो कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस R है। इसका मतलब ये है कि से सपोज मैंने एल्यूमिनियम एक वायर लिया है, तो सेम वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू अलग होगी। वोल्टेज को सेम रखता हूं, एल्यूमिनियम की बजाय मैं अगर कॉपर वायर ले लेता हूं तो करंट की वैल्यू अलग आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरी कर रहा हूं, रेजिस्टेंस यानी कि मटेरियल को वेरी कर रहा हूं, तो सेम वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। अगर इसको कांस्टेंट मान लिया जाए, यानी कि वायर को फिक्स कर लिया जाए, से सपोज आप एल्यूमिनियम ले रहे हैं, एल्यूमिनियम ही ले रहे हैं, फिर आप वोल्टेज को वेरी करेंगे, कम ज्यादा करेंगे तो करंट भी कम ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। इनके बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड दिस इज दी वर्टिकल एक्सिस। तो से सपोज दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट दी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी कि इसको अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड दिस इज द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज फॉर द करंट। आई हैव टू राइट लाइक दिस करंट। तो वर्टिकली अगर हम नीचे से ऊपर की ओर मूव करेंगे तो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि ओम्स लॉ की मदद से, या फिर ओम्स लॉ को अगर हम डिफाइन करें ग्राफिकली, और जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहां पर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं और अदर पैरामीटर्स को भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई। यहां पर एक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ओके, तो स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब ये होता है, जनरली हमने पढ़ा है कि किन्हीं दो क्वांटिटी के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है, हम उसको क्या कह सकते हैं कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि उनके बीच में करंट और वोल्टेज की रिलेशनशिप क्या मिलेगी? लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट आर दी लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। लीनियर एलिमेंट्स यानी कि सिंपल से शब्दों में कहेंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस इज द लीनियर एलिमेंट, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि इंडक्टेंस इज द अगेन लीनियर एलिमेंट, क्योंकि ये भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि कैपेसिटर इज द लीनियर एलिमेंट बिकॉज इट फॉलोज द ओम्स लॉ। उम्मीद करता हूं आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, और किस तरह से हम ओम्स लॉ की मदद की इनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते हैं, ये भी चीजें क्लियर होगी। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है, लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और बिल्कुल यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यहां पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, जो आपके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस स्पॉन्सर कर रहा है।
यदि अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में, या फिर मैं जो शुरुआत से आपको बताते आ रहा हूं कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, तो बहुत सारे अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको BEE के बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।